गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरा चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। कैसे हैं सभी? देखिए, हम हिस्ट्री कर रहे हैं 6th क्लास की और 10th चैप्टर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए, अच्छे से मुझे लगता है आप लोगों ने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे सभी ने। आपको जो CTET अब होगा, आगे STET होगा, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन नोट्स से। तो प्लीज़ जिन्होंने तैयार करना स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट करने दे। और सेकेंडली, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है। हमारे चैप्टर 11 का नाम क्या है? नए साम्राज्य और राज्य। तो देखिए, नए साम्राज्य कौन कौन से हुए थे उस समय। तो गुप्त के बारे में पढ़ेंगे हम, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, पुष्य भूति या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव, चालुक्य वंश, इन सब के बारे में इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी होगा तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें आप। ये नहीं है स्टार्टिंग में देख ले 2-4 मिनट। तो प्लीज़ आप नोट्स जब तैयार कर रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। प्रशस्त, प्रशस्त क्या होता है? संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। जिसका अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा यानी प्रशस्त लिखते थे कौन? जो राजा के दरबार में जो कवि रहते थे ना, वो लिखते थे। यानी जिस भी राजा के दरबार में, मान लीजिए जो समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, इनके दरबार में जो कवि रहते थे वो अपने राजा की प्रशंसा में कुछ ना कुछ लिखते थे, तो उनको प्रशस्त का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जितने भी बनते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी या गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम बैठता है, फिर समुद्रगुप्त बैठता है, फिर समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पहला हमारा क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को यानी किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो कौन है वो? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किसने किया? समुद्रगुप्त ने। ये सारी जो विशेषताएं लिखी हुई है समुद्रगुप्त के बारे में लिखी हुई है। जो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किस शासक को बोला गया है? तो समुद्रगुप्त को बोला गया है। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किसने की? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी विजयों से संबंधित प्रयाग, प्रयाग क्या है? इलाहाबाद का पुराना नाम है, प्रशस्त लिखवाई थी। यानी यहाँ से आप समझ गए होंगे कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। तो भाई उसका कवि जब हरिसेन था तो वही उसकी प्रशंसा के लिए जो है लेख लिखवाएंगे या जो है प्रशंसा में कुछ लिखवाएंगे। तो किसने लिखवाए थे? हरिसेन ने लिखवाए थे। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिसेन 4 प्रकार के कौन राजा थे? यानी सबसे पहले आता है आर्यव्रत। आर्यव्रत कौन थे? ये 9 शासक हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, आर्यव्रत में 9 शासक है, 10 शासक है, 11 शासक है या 12 शासक है? तो कितने हैं? 9 शासक हैं, जिसको समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें अपने राज्य से साम्राज्य में मिला लिया था। यानी उनका जो राज्य था उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के कितने शासक हैं? 12। तो क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं कि आर्यवत या जो दक्षिणापथ है इसमें कितने हैं? दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता। आपने पढ़ा भी होगा, जो सातवाहन वंश थे उनको क्या बोला जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी बोला जाता था। तो कैसे करेंगे आप? दूसरा ये कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत को हरा के उनके राज्य में मिलाया था या आर्यवर्त ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, या फिर जो राजा थे वो उसके लिए, यानी जो आर्यव्रत के जो राजा थे वो समुद्रगुप्त के लिए भेंट लेकर आते थे। तो इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि समुद्रगुप्त ने उनको हरा के उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
और जो दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे, समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया था युद्ध में। हार जाने के बाद उन्होंने सम्राट के आगे, यानी जो समुद्रगुप्त था उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके कारण जो समुद्रगुप्त था उसने दोबारा से उनको शासन करने की अनुमति दे दी थी। थर्ड, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार, उनकी आज्ञाओं का पालन दरबार में उपस्थित रहते। ये क्या करते थे? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित रहते थे। तो आपको कोई भी, भाई 4 तरह के राजा हैं, तो कोई भी पूछ लिया जाए कि जो असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के जो कई गण और राज्य थे, क्या उनको हरा दिया था समुद्रगुप्त ने? तो हराया नहीं थे, उनके साथ कोई युद्ध नहीं किया, वो सिर्फ उनके लिए उपहार लेकर आते थे, आज्ञाओं का पालन करते थे। नेक्स्ट है कुषाण तथा शक वंश। कौन थे? कुषाण एवं शक वंश और श्रीलंका भी के शासक थे। चौथे में कौन कौन आता है? इन्होंने भी जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से करवा दिया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनते थे चैप्टर में, चैप्टर के अलावा जो भी क्वेश्चन थे समुद्रगुप्त के बारे में सारे बता दिए। नेक्स्ट देखिए, जो चंद्रगुप्त वंश है उसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए राजा तो और बहुत सारे थे, कुमारगुप्त था, स्कंदगुप्त था, लेकिन उनसे इतने ज्यादा एक क्वेश्चन हुणों पर आक्रमण किसने किया? वो स्कंदगुप्त ने किया था। तो वो और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन आता ही आता है वो है, सबसे पहले जो है, आप ये भी पूछा जाता है, जैसे ये दे दिया यहाँ पर समुद्रगुप्त है, तो आगे जब हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो मुगल में जैसे ये बोल दिया शाहजहां की जो माता है वो किस वंश से संबंधित थी, अकबर की माता, तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। जैसे समुद्रगुप्त की जो माँ है कुमार देवी, वो लिच्छवी गण की है। किसकी है? लिच्छवी गण की। और जो पिता है समुद्रगुप्त, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे। समझ में आ गया होगा, आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो समुद्रगुप्त ने, ऐसा कौन सा राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण की थी। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत आपने एक संवत पहले भी पढ़ा था, शक संवत, जो कुषाणों ने चलाया था। जो 78 ईस्वी में किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। तो ये याद रखना, गुप्त संवत गुप्त शासकों ने, यानी गुप्त शासक भी किसने? चंद्रगुप्त ने चलवाया था। तो कब चलवाया था? 319 एडी में। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र, समुद्रगुप्त के बाद, यानी समुद्रगुप्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और फिर इसके पुत्र बैठता चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो जो होता है वो सारे इंपोर्टेंट टॉपिक जो है मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला चीनी यात्री फाहियान भारत आया। क्वेश्चन ये आता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ किसने लगवाया? चंद्रगुप्त ने लगवाया। अब आता है कि इसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी। इसके दरबार में और कौन रहता था? कालिदास रहता था। अभी ऊपर आपने पढ़ा धन्वंतरी रहता था। अमर सिंह। कालिदास का आपने प्रसिद्ध नाटक पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके बारे में है? ये दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो नाम ये आएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। तो ये अच्छे से याद करना आप लोग। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं इसके अलग से। तो सांस्कृतिक, यानी ये तो थे, हमने अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये होता है, चंद्रगुप्त प्रथम के में, द्वितीय के में। अब कि गुप्त काल के शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो पहला पॉइंट हमारा सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के, आप सोचेंगे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें था सोने के सिक्के किसने चलाए। क्या क्वेश्चन था? सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण वंश आएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है
कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, जिनको दिनार बोला जाता था। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। और किसने चलाए, गुप्त शासकों ने चलाए। दशमलव शून्य की खोज किसने की, किस काल में हुई, गुप्त काल में हुई। प्रसिद्ध बंदरगाह किसकी, गुप्त वंश की। तो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है, ताम्र लिपि या ताम्लुक। गुप्त काल में ही हिंदू धर्म की जो है उत्पत्ति हुई थी। कला और साहित्य का महान केंद्र, कला एवं साहित्य का महान केंद्र या क्या बोल सकते हैं, व्यापारिक केंद्र कौन सा था, उज्जैन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई। और गुप्त सम्राट थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, यानी किस धर्म को मानते थे। आपने पहले मैंने आपको करवाया था, जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, हमने किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म को मानता था, बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र जो है बौद्ध धर्म को मानता था। तो ये याद रखना आप। औरंगजेब जो था किसको मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म के लिए उसने उसका प्रचार करने के लिए श्रीलंका वगैरह जो अपनी पुत्री को जो है भेजा था वहां पर। तो ऐसे ही गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म को मानते थे। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज लाइक करें क्लास को। इसके बाद देखिए, ये तो सारे जितने भी क्वेश्चन बनते थे गुप्त साम्राज्य के बारे में वो सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है इसमें हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा पूछा गया है, तो मैंने हर्षवर्धन के लिखे हैं सारे क्वेश्चन जितने भी बनते थे। तो हर्षवर्धन ने कब शासन किया, लगभग 1400 साल पहले शासन किया था। कब किया था, 1400 साल पहले शासन किया था। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। और आपको पता है बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित्र पुस्तक लिखी थी, और हर्षवर्धन के बारे में थी। और हर्षवर्धन देखिए पहला उत्तराधिकारी नहीं था, अपने पिता का पहला यानी बड़ा पुत्र नहीं था। कहने का मतलब जब उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, यानी उसके पिता प्रभाकर वर्धन और उसके भाई राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, यानी उनकी हत्या हो जाती है युद्ध में, तो उसके बाद यानी अपने भाई और पिता की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठता है। और पहली जो उसकी जो राजधानी थी, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर। और बाद में कौन सी बनी, कन्नौज। देखिए कन्नौज जो है उसके जीजा का, यानी जिसके उसके बहनों ही बोल सकते हैं, यानी जिसकी उसके बहन जो थी उसकी शादी जहां पर हुई थी, तो उसकी बहन के जो पति थे उनकी हत्या हो जाती है। तो हर्षवर्धन वहां पर जो है उसको अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है, कन्नौज को। हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। कोई 4 ऑप्शन मिलेंगे तो 3 तो आपको याद होंगे, तभी तो आप चौथा छाट पाएंगे ना। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 किताबें थी जो किसने लिखी थी, हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। थोड़ा सा देखिए याद रखना, फाहियान किसका शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त प्रथम के। और ह्वेनसांग किसके में आया था, हर्षवर्धन के में। ये चीनी यात्री था। और इसने फाहियान ने फोक ओक की पुस्तक लिखी थी और ह्वेनसांग ने सीयू की, ठीक है। शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, हर्षवर्धन को जाना जाता है। और हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया, पुलकेशिन द्वितीय। या किस नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना अपने। हिंदू काल का अकबर किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ज़्यादा नहीं करेंगे क्लास, ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अभी भी हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका।
और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं और आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक बात और, प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखें। कंप्लीट नहीं देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ कंप्लीट देखें वीडियो को, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें। तो देखिए एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।